हाँ, तो उस दिन कुछ लोग अकाउंट वगैरह वाले आ गए थे, काफ़ी समय लगा, इसलिए मुझे तुरंत बंद करना पड़ा वीडियो। आइए मैं आप लोगों की सुमन बनारसी। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज 3 दिन के बाद ऑफिस में आई हूँ, तो ठीक ठाक लग रहा है। कल मैं और मेरा बेटा दोनों बीमार हो गए थे। तो आइए, मेरे भाई का तिलक था और उस समय मुझे बोला गया कि गौना जैसे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल पे होता है, जैसी बच्चियों का उम्र हो उस हिसाब से गौना होता है। तो मुझे बोला गया कि 1 साल में आना है तो आ जाना, नहीं तो मांग जाकर धो लो, ना तुम मेरे लिए ना मैं तुम्हारे लिए। अच्छा, एक बात और बताऊँ, कोई भी लड़का, कोई भी आदमी एक बार होता है अब कि मैं शादी करूँगा तो उसी से, या मुझे वही चाहिए। बाद में ऐसा होता है कि उस समय इस लेवल का था, बदल जाते हैं सब, फिर ज़िंदगी भर औरतों को रुलाते हैं सब। जितने लोग इस बात से एग्री हैं कमेंट में ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो वहाँ मुझे बोला जाता है कि अगर साल में आना है तो आना, नहीं तो जाके मांग धो लेना। मैं रोते वहाँ से आई, क्योंकि ऐसे शब्द मैं अपने लिए नहीं सुनी थी। मुझे कोई ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। मैं बहुत लाडली थी अपने ननियाल की, अपने मम्मी के घर की। मैं बहुत लाडली थी, क्योंकि बहुत मान मन्नत से मैं पैदा हुई थी। मैं वहाँ से रोते हुए आई। आज भी याद है, उस समय मैं क्रीम कलर की साड़ी पहने थे, उस पर लाल लाल फूल का छाप था। मेरी शादी में ही मिला हुआ था। बहुत खुश थी, मेरे भैया का तिलक है। रोते हुए आई, दलान में बैठी, मेरी मम्मी सब अम्मा के घर पे थी। छोटे भैया देखे, बड़े बाबूजी के छोटे बेटे, वो मम्मी को बुला कर लाए, बोले वो बहुत रो रही है, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है उसको। मम्मी आई, भैया भी आए, क्या हुआ पूछे। तो मैं जो बात था सारी बातें घर में बता दी। मम्मी मेरी एकदम आग बबूला हो गई। मम्मी बोली अब तो विदाई वहाँ पे नहीं होगा, अब मेरी लड़की वहाँ पे जाएगी नहीं, शुरू से नाटक हो रहा है। फिर मेरी मम्मी के पास फ़ोन आया, मेरी मम्मी बात की, तो मम्मी को बोला गया कि आपको कौन बुलाया ऐसा। जब मम्मी मेरी फ़ोन आया, मम्मी फ़ोन पे गई तो बोला आपको किस, मतलब अपने भाषा में बोले तो के बुलाया ऐसा। मैं बोली मुझे कोई बुलाया नहीं, मैं खुद से आई हूँ। और क्या तुम बोले हो मेरी लड़की को, बताओ क्या दिक्कत है। हाँ, तो जो बोला हूँ सही बोला हूँ। 1 साल के अंदर आना है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट आगे आएगा। और आज भी वही चल रहा है मेरे साथ, उससे भी बुरा चल रहा है, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। मम्मी बोली ऐसा है कि मैं तुमको देख नहीं पाई हूँ शादी में, तुम आओ, तुमको मैं देखूँगी, इसके बाद डिसाइड करूँगी कि लड़की को भेजो या नहीं। बंदा तैयार हुआ, कहाँ आना है। मम्मी बोली बनारस स्टेशन पर ठीक है मैं आ जाऊँगा। मम्मी देखने के लिए, मेरी 2 छोटी मतलब मेरी मम्मी की 2 छोटी बेटियां थी, उसमें से एक मेरी बहन थी, मेरा भाई था, मैं थी, एक गांव के भाई साहब थे। दूर से ही देखी, हम लोग तो नहीं पहचान पाए, क्योंकि मम्मी भी नहीं देखी थी उस समय, मारा मारी होने लगा था। मैं तो देख ही नहीं रही, सवाल नहीं पैदा होता, इसलिए गांव के वो भाई साहब गए थे। और हम लोग को रास्ता पड़ा, मेरी मम्मी को भी रास्ता वास्ता इतना समझ में नहीं आता, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, अभी तक नहीं आता, ना मम्मी को ना मुझे। तो जो गाँव वाले भैया थे वो पहचाने दूर से, बोले वही पीछे पिंक कलर का टॉवल लेके जो टहल रहा है आदमी, वही है। मम्मी से मेरा पहला सवाल था, मेरी शादी इस बंदे से हुई है। मम्मी मेरा मुंह देखने लगी, मम्मी मेरा मुंह देखी। मम्मी को भी अच्छा नहीं लगा, उनके चेहरे से मुझे पता चला। मैं बोली मैं नहीं रहने वाली इसके साथ। मम्मी मुझे दूर से ही बैठ के पहले समझाना शुरू की कि अच्छा शांति रहो, चुप रहो, मुझे बात करने दो। जब साथ रहने लगोगी तब सब ठीक लगने लगेगा, अच्छे लगने लगेंगे। जब तुमको ये समझ में आएगी कि मेरा पति है तो तुमको सब अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, देखते हैं। मम्मी में एक
आधा घंटा या 1 घंटा के लगभग उससे बहस की। मम्मी समझ गई मोटे बुद्धि का बहस करना ठीक नहीं है। घर पे हम लोग आए, मैं रोने लगी। फिर हम लोग घर पे आए, सब दुखी थे, मम्मी भी दुखी थी। मम्मी भी नहीं देखी थी, मैं भी नहीं देखी थी, मम्मी भी दुखी थी। इसके बाद होता क्या है, मैं वापस बंगाल चली जाती हूँ, कोलकाता चली जाती हूँ। वहाँ भी बहुत सब इधर उधर विदाई को लेके होता है नाटक। मेरे फूफा जी बड़े स्ट्रिक्ट थे। बुआ से बोले लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस समय अच्छा किसी को नहीं समझ में आया, बाद में सबको समझ में आया। गांव के कुछ लोग बोलते थे बेच दी, तो कुछ लोग बोलते थे अपनी मम्मी की इज्जत के लिए चली जाओ। ऐसा मेरे भैया भी मुझे कुछ समझाते थे, समझाए थे। तो मेरी बुआ एक दिन बोली, ऐसे फ़ोन पे बहस हुआ। फ़ोन पे बहस घंटों घंटों होता था मेरे फूफा जी से, बुआ से, मेरी मम्मी से। मेरे पापा तो उतना किसी को मुँह ही नहीं लगाते, घंटों घंटों बहस होता था। उस समय बिल का वो सिस्टम था, बिल गिरता था, तो उधर से फ़ोन आता था, कितना भी बिल गिरे हमें क्या करना है। घंटों घंटों तक फ़ोन पे बहस होता था। एक दिन बुआ बोले एक काम करो, बुआ सब फरियाली बोली कि आपका सामान आपके पास पहुंच जाएगा। अच्छा, मुझे उस समय, खैर वो छोड़िए यार। मम्मी बोली, बुआ बोली कि आपका सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा, जो मेरा है मुझे वापस कर दो, जो आपका है आप लेके, आपका चला जाएगा, विदाई नहीं होगी। फूफा जी से मेरे बोली कि पाठक जी आप एक काम करिए, जो भी उस पार्टी का सामान घर पे है, जाके 2-3 लोग गाड़ी से जाओ और सामान वापस कर दो, लड़की नहीं जाएगी। फूफा जी भी तैयार हो गए, बोले कि मेरी ऐसी लड़की है, किसी चीज़ में काटने लायक नहीं है, लड़के 72 मिलेंगे, यहीं खड़ा करके लाइन लगा दूंगा, जो पसंद करवाऊंगा, जिसको ये पसंद करेगी, जिसको ये बोलेगी उससे शादी होगा। ये सब सुनने के बाद एक मेरे दिमाग में, मम्मी को देखते देखते आज भी हुआ है कि हम रास्ते से चलते हैं ना, तो हम अगल बगल में कौन है नहीं देख पाते हैं। मम्मी मेरी यही सिखाती थी कि नहीं, मुंडी नीचे और पैर दबा के चलो कि इंसान तुमको आहट भी ना जाए, कोई लेडीज इधर से गुजर रही है, कोई लड़की इधर से गुजर रही है। तो ये सब सुनने के बाद मुझे एक गांव से भाभी का फ़ोन आता है, या मैं गांव गई रहती हूँ तो भाभी मुझे समझाई रहती हैं कि तुम, आपकी मम्मी बहुत कुछ झेली हैं, बहुत इज्जतदार है, अपनी मम्मी का मान सम्मान मत घटने देना, जो हो सब झेल लेना। तो बातें मेरे दिमाग में चलने लगी और मैं महान बन गई। क्योंकि जो एक सपने आते थे ना तो मुझे ऐसा कुछ सपने मेरे पूरे होते हैं, लेकिन ख़तरनाक वाले। अच्छे वाले नहीं, पैसे का बहुत सपना देखती हूँ, बहुत बंडल का बंडल रुपया गजा हुआ है, वो सपना पूरा नहीं होता। खतरनाक वाले सब पूरे होते हैं। तो सपना में बीच बीच में देखा करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कुछ तो होगा, तभी तो सपना बार बार आता है। तो जब फूफा जी मेरे तैयार हो गए कि अभी, क्योंकि वहाँ से फूफा जी मेरे मिलिट्री में थे, तो उनको मतलब पास उनका ट्रेन का था, टिकट विकट का उनको आवश्यकता पड़ता है, उनके साथ एक एक्स्ट्रा आदमी आ जा सकता है, ऐसा था उनका। तो फूफा जी जाने वाले थे, तो मैं छोटी ही थी, 13 की थी, 14 की हो गई, 1 साल में ही हुई ना। तो बोले फूफा जी को मैं पापा जी बोलती थी, बुआ को मम्मी बोलती थी, क्योंकि उन लोगों के साथ रहती थी काफ़ी टाइम। मम्मी पापा से ज़्यादा मैं उन लोगों के पास रहती थी। बीच में बहुत कुछ दास्तान छूट रहा है जो मैं नहीं बता पाती, याद भी नहीं रहता, और याद रहता है तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा धीरे धीरे। तो मैं बोली फूफा जी, आप पापा मेरे तो धन के गरीब है ना, इज्जत के तो गरीब नहीं है। तो हम 3 बेटियां अपने पापा को हैं, अगर ऐसा सबका होता रहेगा तो ये तो बहुत भारी पड़ेगा, और मेरी मम्मी का इज्जत भी कचरा होगा। तो जब आप लोग उस समय नहीं देखे, मैं, पापा बोलते रह गए, मैं भी बोलती रह गई, आप लोग उस समय नहीं देखे, तो अभी क्या, अभी तो मैं जहाँ भी जाऊँगी ना फूफा जी, वहाँ अगर कोई गलती नहीं भी होगी तो लोग बोलेंगे कि इसी चाल पे इसकी दूसरी शादी हुई, जबकि मैं देखी भी नहीं हूँ मेरी शादी हुई किससे। फूफा जी को
बात समझ में आई। फिर मेरे पापा दिल्ली में रहते थे, उनको मैं लेटर लिख के भेजी कि पापा आप इज्जत के गरीब नहीं हो, आप धन के गरीब हो, और अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो आपकी इज्जत चला जाएगा, इसलिए आप एक काम करो, जैसा भी है जो भी है मुझे उसी के साथ भेज देना, मैं चली जाऊँगी, कभी शिकायत नहीं करूँगी। सब एक तरफ थे, मैं अकेली। मम्मी मुझसे न गुस्सा भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मुझे लगा कि मैं सही डिसीजन ले रही हूँ, सही फैसला है मेरा। बहुत दूर तक मैं सोच रही थी उस समय भी। 3 साल गुजरा, बहुत मशक्क़त से विदाई हुई। बहुत दूर है मेरे मायके से, जहाँ मेरी शादी हुई थी बहुत दूर है, हुई थी बहुत दूर है। तो मैं गई, एक तो सिंगल हड्डी की थी, फोटो थंबनेल तो लगाई, आप लोग देख ही रहे हो। वहाँ जाने के बाद बहुत दूर का रास्ता था, मुझे उस समय गाड़ियाँ लगती थी, मुझे वॉमिट वगैरह होता था। बहुत दुर्दशा से किसी तरह से हम पहुँचे, 150 किलोमीटर दूर है। पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद का सीन, वहाँ पहुँचने के बाद जब कोई नहीं था गांव का, घर की 2-4 औरतें थी उतारने के लिए, जबकि हमारे यहाँ गौना भी शादी की तरह होता है। ऐसे ही औरतें ने उतार ली, अंदर आई, कुछ भी नहीं हुआ। जो सिस्टम होता है ना, जुआ खेलना, ये वो, कुछ भी नहीं है। दौरी में डेग डालना हमारे यहाँ होता है, कुछ भी नहीं हुआ, वो कोई सिस्टम नहीं हुआ मेरे साथ। वो सिस्टम पहले ही हो चुका था, जिससे मेरी शादी हुई थी, उनका वो सिस्टम पहले ही किसी के साथ हो चुका था। वो सब मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी। तो कुछ भी नहीं हुआ, और वहाँ एक रूम में मुझे बिठाया गया, मिट्टी का घर था, और उसमें जो मेरी सासू माँ थी, उनसे बोला गया कि बहू का हाथ देखते हुए तो बहुत अच्छी लग रही है, मुँह भी दिखा दो। तो ये सब हुआ वहाँ पे। फिर इसके बाद वहाँ जो मेरी सास की सबसे बड़ी बहू थी, वो मुझे बोली कि हाथ पैर धो लो, साड़ी चेंज कर लो, किचन में चलो। तुरंत की बात बता रही हूँ, रसोई में चलो। किचन तो हुआ नहीं करता था गांव में, रसोई में चलो। मैं अवाक हो गई। फिर भी नया माहौल, नया मतलब घर, नई ज़मीन, नई भाषा, नई बोली, नया जगह, मुझे कुछ भी नहीं समझ, वहाँ की भाषा तक मुझे नहीं समझ में आ रही थी। फिर किसी ने उसी में बोला कि अरे बड़े दूर से सफ़र करके लड़की आई है, थोड़ा सा आराम कर लेने दो। मैं गई आराम करने, तो उसी में किसी ने बोला, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगी, बस इतना ही ध्यान समझ लो आप लोग। किसी ने बोला कि इसके मायके से तकिया नहीं मिला है, तकिया नहीं लगाएगी, वो दे दो, चटाई दे दो, और चटाई दे दो, कोई बोला तकिया और चटाई बिछा दो, थोड़ा देर आराम कर ले, बहुत दूर से आई। तो उसी में किसी ने बोला कि इसके मायके से तकिया नहीं मिला है, चटाई नहीं मिला है, तो एक्सिस बैंक बहुत सही, ये लोन वाले भी हमें मार ही डालेंगे, तभी संतोष होगा, नहीं लगाएगी। वो भी बात मुझे लगी। फिर तुरंत जो उस घर की सबसे बड़ी बहू हुआ करती थी, वो बोली हाथ पैर धो लो, कपड़ा चेंज कर लो, रसोई में चलो। हाथ पैर चेंज की। मैं ठीक से उस समय साड़ी वाड़ी नहीं पहन पाती थी, लपेटना आता था मुझे, मतलब थोड़ा बहुत लपेटना जानती थी। तो बोली साड़ी नहीं पहनना आता तो बोल देना, मैं पहना दूँगी। मैं बोली मुझे आता है, पहन लूँगी। तो बोली, उस पर भी मुझे व्यंग मिला कि अरे आजकल की लड़कियां तो सब कुछ जानती हैं, साड़ी भी पहनना जानती हैं। जाते ही मुझे सुनने को मिलने लगा बेवजह, बिना मतलब, बिना कोई गलती। आज भी मेरे साथ हो जाता है, बेवजह मैं बहुत कुछ सुनती हूँ। तो रसोई में गई, अब बहुत बड़ा वो चढ़ाया गया था उस पर, हमारे यहाँ भदेली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। टोप था बहुत बड़ा सा, भगोना जिसको बोलते हैं। वो अकेले मैं, भैया, मेरी मम्मी अकेली देवरानी जेठानी में थी, मतलब देवरानी जेठानी मेरी मम्मी को थी नहीं, हम 4 भाई बहन, एक आजी, 4-5 लोगों की खाना बनाने वाली थी। फूफा के पास कोलकाता में रहती थी, वही है, गैस पे हीटर पे खाना बनाती थी। 4 बच्चे हम लोग थे, मुझे लेकर 4, बुआ फूफा 6,
तो इतना ही मैं काम की थी। अब वहाँ 20 लोग का खाना बन रहा है और बहुत बड़ा वो चढ़ा है चूल्हे पे, मुझे उतारना। और इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि एक पतली दुबली अभी आई कैसे वो कर लेगी। और ये सबको पता था कि मैं शहर में रहती हूँ, लेकिन होता है ऐसा। उसको मैं उतारने की कोशिश की, मेरा कलाई मतलब पट से आवाज़ आई और दर्द होने लगा। लेकिन मैं वहाँ बोलूँ किसको, बोलूँ तो ये होगा कि अभी आई अभी नाटक शुरू कर दें, जो भी हो सकता है बोलेंगे वो लोग। मैं किसी को नहीं बताई, बस इतना बोली कि अकेले मुझसे नहीं उतर रहा। तो वो लोग आए, 2 लोग मिल के उतारी और मुझे अकेले भेज दी थी उतारने के लिए। अच्छा, अब पहले दिन मैं मार खाई थी। पहले दिन की बात बता रही हूँ, पहले दिन जिस दिन मैं ससुराल गई थी उस दिन मैं मार खाई थी। मार खाने का कारण मैं अपनी भी गलती बताती हूँ। सामने वाले को बोली मुझे पसंद नहीं हो, इस पर मैं मार खाई थी। लोग बहुत कुछ अंदाज़ा लगाते हैं, बहुत सुखी बहुत, लेकिन मैं मम्मी को नहीं बताई कि मैं मार खाई हूँ, किसी को नहीं बताई। छोटी ही थी लेकिन इतनी बुद्धि थी कि वो मम्मी मेरी जब भेजी थी ना तो बोली थी कि अगर कभी झगड़ा लड़ाई करके आना तो उधर ही मर डूब जाना, घर पे मत आना, और कायदे से इज्जत से आना, तब तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। ये सब होता था पहले, मेरी मम्मी बोली थी। फिर सब लोग दौड़े आए, क्योंकि थप्पड़ बहुत ज़ोर से पड़ा था, तो सब लोग दौड़ के आए और बहुत समझाए, बहुत डांटे। और कुछ लोग तो अंदर से खुश हुए, बाहर से बोल रहे थे अरे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर उस बंदे के पिताजी ने बोले कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी, किसी तरह से शादी हुई और लड़की का जो है कि बड़ी इतनी बढ़िया पा गए और 2 अक्षर पढ़ी लिखी है, कई गांव में चर्चा है कि बहुत खूबसूरत और जो है कि बहू उतरी है फलाने के घर पे, और तुम ऐसा कर रहे हो, वो छोड़ के चली जाएगी। पहले दिन ये सब उन्हीं के पिताजी उनको बोले। लेकिन मन में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कुछ दिन तो हमें एडजस्ट करने में लगा, क्योंकि पैर रखे यहाँ तो पर्दा था, वहाँ उबड़ खाबड़ हुई वो, और मेरी आदत थी वहाँ रहने की। फिर दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन मेरे साथ ऐसा गेम खेला गया कि जिससे मेरी शादी हुई थी उनकी कुछ बहनें वहाँ पे मौजूद थी। तो उसमें से सबसे बड़ी बहन जो थी वो बोली कि शहर में रही है, बनाने खाना वाना आता है, क्या क्या बना लेती है पूछो, समोसा बना लेती है। समोसा गली में लाया था। पहले दिन तो मैं पहुँची ही थी, दूसरे दिन की बात बता रही हूँ। मारपीट तो खाई ही थी, दूसरे दिन की बात बता रही हूँ। तो मेरे पास जाके पूछा गया कि समोसा आता है, मैं बोली हाँ। अरे सामान क्या क्या लगता है बोल दी, आलू सिंगदाना मसाला तेल मैदा। अरे बोले बना लोगी इतने लोगों का, मैं बोली हाँ। 2 बाल्टी अकेले समोसा बनाई थी पहले दिन। एक टॉर्चर करने का वो सिलसिला चालू हो गया था वहाँ पे। वहाँ से भी मन नहीं भरा। फिर मेरे साथ क्या होने लगा, 3 बजे भोर में मुझे जगाया जाता था और लेके बाहर जाया जाता था, सबसे बड़ी जो बहू थी उस घर की। मेरी क्या कसूर आज भी है, क्या कसूर तब था, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मुझे टॉर्चर बहुत अच्छे से आज भी किया जाता है, तब भी किया गया, और मैं झेलते झेलते यहाँ तक आई हूँ। अभी कितना झेलना है मुझे कुछ भी नहीं पता। हमारे यहाँ का सिस्टम है, जिठानी का कपड़ा दो, पैर दबाना, सास का, ससुर का, सबका माल तेल वाल लगा के, जब रात में खा पी के सोने जाते हैं तब इन लोगों का हाथ पैर दबा दो, सर पे तेल रख दो, फिर सोने जाओ। सुबह नहाते हैं तो उनका कपड़ा धो। ये सब सेवा है, इससे मैं पीछे कभी नहीं हटी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पीछे लोग पड़े रहते हैं। फिर ये भी बीतता गया धीरे धीरे, बहुत इसमें भी आए, कितना मैं बताऊँ। फिर मैं मुंबई आती हूँ, नाला सोपारा में एक घर होता है, 10 बाई 20 का रूम होता है संतोष भवन में। वहाँ आती हूँ, उस रूम में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। शाम को पहुँचती हूँ, कौन सा ट्रेन होता है मुझे इतना सब याद नहीं है। एक उनकी भाभी बगल में ही रहती थी, उनका भी खुद का घर था, नहीं गई, झांकने भी नहीं गई। बोले जब तक तुम नहीं जाओगे तब तक वो नहीं आएंगी। अब बताइए यहाँ फ़र्ज किसका बनता है, मेरा कि उनका? आप लोग बताइएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा तो।
फिर मेरे साथ वहाँ पे क्या होने लगा, मैं रूम साफ़ कर रही थी, पीछे का जैसे ही गेट खोली, धड़ 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 4-5 में औरतें जुट गई, 5-7 औरतें। उसी में कोई बोल रही है अरे इस बुढ़वा की मेहरारू है, कोई बोल रहा है अरे बंगाल से खरीद के लाया होगा, अरे कोई बोल रहा है अरे कोई अपनी ऐसी बेटी इसको देगा। नाना प्रकार का ताना मुझे सुनना पड़ा और मैं सिर्फ रोती रही। मुझे कुछ जवाब नहीं था, सिर्फ मैं रोती रही। एक दीदी थी, बलिया की थी, उनका घर सामने था, मेरे घर के सामने था। वो मेरा पूरा सपोर्ट करती थी और अगल बगल सब मुझे ताने मारते थे। लेकिन उस समय तक मेरे मन में आ गया था, उस समय मुझे आए हुए 2 महीना हो जाता है और मैं अपने मन को धीरे धीरे मना लेती हूँ कि नहीं, सब कुछ यही जगह पे है, इसी बंदे में है, बाकी मेरा कोई भी नहीं है। माँ भी यही, बाप भी यही, पति भी यही, दोस्त भी यही, जो है मैं ऐसे धारणा बना लेती हूँ और वो धारणा मैं चलाती नहीं हूँ, ऐसा नहीं बना के छोड़ देती हूँ, मन में ऐसे धीरे धीरे मेरी धारणा बन जाता है। फिर 4-5 महीने ही मुझे वहाँ गए हुए होते हैं, तब तक एक बाजू वाली जात की कुहार थी, नाम मैं भूल गई, उसके लड़के का नाम था शिवा, छोटा सा बच्चा था। एक दिन मुझे ताना देती है, अपने पति से कुछ पूछती है तो कुछ बोलता है तो ये बोलती है अरे मेरे पास बच्चे हैं, बाँझ का घर नहीं है। 5 महीने में बाँझ भी हो गई। ये तो बाहर वाली थी, बुरा नहीं लगा। मैं दरवाजे पे ही बैठी थी, मैं सुनी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बुरा मुझे कब लगा, जब मात्र 3 साल हुए थे और मुझे बाँझ होने का टैग दे दिया गया। कोई किसी की मजबूरी नहीं समझा, कोई कुछ पूछने का, समझने का ज़रूरत नहीं समझा, कारण नहीं समझा, बाँझ का टैग दे दिया गया। अभी मैं मुश्किल से 18 की या 19 की हुई थी, या ज़्यादा से ज़्यादा 20 की हुई थी उम्र, मुझे बाँझ का टैग दे दिया गया। इसके आगे का कहानी मैं अगले एपिसोड में बताती हूँ। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिएगा, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि मैं भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि समय तो पीछे चलता जा रहा है लेकिन जो आगे आ रहा है उससे भी कठिन आ रहा है, इसलिए मैं भावुक हो जाती हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा।